नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। अदालत से क्या अब इंसाफ मिलेगा हाथरस की बेटी को, यही अब सवाल सबसे बड़ा उभर कर सामने आया है। यूपी के हाथरस में बिटिया के साथ हुई हैवानियत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस राजन रॉय के समक्ष सुनवाई हुई। इसके लिए पीड़ित परिवार और प्रदेश के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सहित मामले में तलब किए गए अधिकारी कोर्ट में मौजूद रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट परिसर के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पीड़ित परिवार को सुरक्षा के घेरे में गेट नंबर 4 और 5 से परिसर के अंदर ले जाया गया। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीड़ित परिवार से पूछा कि आपको दाह संस्कार की सूचना दी गई थी या नहीं, क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। तो ये तमाम सवाल जो हैं पीड़ित परिवार से किए गए और अब इस पर प्रशासन को जवाब देना है। प्रशासन के वो अधिकारी, वो अफसर जो हम लगातार सवालों से बच रहे, अब उन्हें जवाब देना है। आपको बता दें कि कोर्ट में पीड़ित परिवार के जो तमाम सदस्य हैं उन्होंने अपना बयान दर्ज करवा दिया है। अब प्रशासन के अधिकारी जो अफसर है बयान दर्ज करवाएंगे। एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने क्या कुछ कहा है, अंतिम संस्कार पुलिस ने कैसे कर दिया बिना परिवार की अनुमति के। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की कमी उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए यहां पर बताई है और उन्होंने कहा कि हाथरस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, ये मांग यहां पर एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने की है। हाथरस केस की जांच को सार्वजनिक ना किया जाए, जो जांच होगी उसको लीक ना किया जाए। हाईकोर्ट ने खुद ही हाथरस मामले का संज्ञान लिया है और ये कुछ मांगे हैं जो कि एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने की है। उन्होंने कहा कि एक तो अंतिम संस्कार बिना पुलिस ने बिना परिवार की अनुमति के किया और पीड़ित परिवार जो है उसको सुरक्षा दी जाए। सुरक्षा की शुरुआत से ही यहां पर कमी बताई गई है। पीड़ित परिवार को हाथरस केस को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए, ये कहना है एडवोकेट सीमा कुशवाहा का। हाथरस केस की जांच को सार्वजनिक ना किया जाए, ये तमाम बातें एडवोकेट सीमा कुशवाहा ने की। आपको बता दें कि कोर्ट में जो पीड़ित परिवार है उसकी तरफ से बयान दर्ज कर लिया, अपना बयान उन्होंने दे दिया है, उनका बयान दर्ज हो गया है। वहीं अब प्रशासन की तरफ से जो है बयान दर्ज करवाया जाएगा। अब लगभग माना जा रहा है कि कुछ हद तक जो तस्वीर है वो साफ होती हुई इस मामले में नजर आएगी, क्योंकि हाथरस कांड में लगातार सवालों से और जवाबों से भागा गया, लेकिन अब सारी चीजें कोर्ट के समकक्ष है। अब यहां पर सवाल भी किए जाएंगे और जवाब भी दिए जाएंगे और ऐसे में प्रशासन की तरफ से वो तमाम अफसर, वो तमाम अधिकारी जो सवालों से बच रहे थे, उन्हें अब उन तमाम सवालों का जवाब देना होगा जिनसे वो लगातार बच रहे थे। आखिर क्यों देर रात जो बच्ची थी उसके शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया बिना परिवार के अनुमति के, इस सवाल का भी जवाब देना होगा। आपको बता दें कि यहाँ पर जो एडवोकेट सीमा कुशवाहा है, जो पीड़ित परिवार की तरफ से इस पूरे केस को देख रही हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा ये हम आपको बता रहे हैं। तो हाथरस केस की हाईकोर्ट में सुनवाई और इस दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिवार से सवाल भी पूछे और कोर्ट ने पूछा कि परिवार ने कोर्ट को बीती बताई कि क्या कुछ हुआ था, किस कदर प्रशासन ने उनके साथ व्यवहार किया, और कोर्ट ने पूछा क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है आपका, और दाह संस्कार की सूचना दी गई थी या नहीं, ये भी पूछा गया, क्योंकि जिस तरीके से आधी रात को संस्कार किया गया। तो हाईकोर्ट में क्या हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पीड़ित परिवार से सवाल पूछे हैं, क्या कुछ वो सवाल है वो आपको बता देते हैं। परिवार ने कोर्ट को आपबीती भी बताई है, इसी के साथ परिवार ने वो तमाम चीजें बताई जो 14 सितंबर से अब तक उसके साथ हुई है। क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, हाईकोर्ट ने परिवार से पूछा। दाह संस्कार की सूचना क्या दी गई थी या नहीं, हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार से यह पूछा। हाथरस केस की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ कोर्ट ने परिवार से पूछा और परिवार ने क्या कुछ कोर्ट में बताया वो हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम बड़ी बातें, तमाम बड़े अपडेट आप देख रहे हैं हाथरस केस से जुड़े हाईकोर्ट में, क्योंकि सुनवाई हुई, ऐसे में क्या कुछ हुआ कोर्ट में ये हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने क्या कुछ पूछा, दाह संस्कार की सूचना क्या आपको दी गई, पीड़ित परिवार से कोर्ट ने पूछा। इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है इस पूरे केस में। तो 14 सितंबर से लेकर अब तक पीड़ित परिवार के साथ क्या कुछ हुआ और
क्या कुछ किस तरीके से व्यवहार यहां पर प्रशासन की तरफ से किया गया, ये तमाम चीजें पूछी गई पीड़ित परिवार से। और आपको बता दें कि कोर्ट में पीड़ित परिवार का बयान दर्ज कर लिया गया है। अब यहां पर प्रशासन की तरफ से जो अफसर और जो अधिकारियों को बुलाया गया है वो अपना जो बयान है वो दर्ज कराएंगे। ऐसे में जो तस्वीर है वो साफ होती हुई नजर आ रही है और माना यह भी जा रहा है कि यहां पर कोर्ट कोई सख्त टिप्पणी भी कर सकता है इस पूरे मामले को देखते हुए, ये माना जा रहा है। तो ये तमाम बड़ी बातें, तमाम बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं हाथरस केस से जुड़े, क्योंकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई हो रही है। और ऐसे में क्या कुछ कोर्ट में हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। सीमा कुशवाहा जो पीड़ित परिवार की तरफ से इस केस को देख रही हैं, उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या कुछ मांग है, इसी के साथ आपको बता दें कि कोर्ट में जो पीड़ित परिवार है उसका बयान दर्ज कर लिया गया है। अब प्रशासन की तरफ से जो अधिकारी, जो अफसर हैं जिनको तलब किया गया था, उनका भी अब बयान दर्ज होना है। तो ये तमाम बड़े अपडेट आपको दे रहे हैं। शुरुआत से लेकर अब तक कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और कोर्ट का साफ तौर पर हस्तक्षेप इस पूरे मामले में देखा गया। संवेदनशीलता दिखाते हुए वो तमाम बड़े सवाल जो है प्रशासन से लगातार कोर्ट की तरफ से पूछे गए, जिसका जवाब प्रशासन देने में हिचकिचा रहा था। बिल्कुल, और कई सवाल भी उठे थे प्रशासन पे भी, जिस तरीके का रवैया अपनाया गया, जिस तरीके की कार्रवाई की गई। बिल्कुल, तो आज क्या कुछ कोर्ट में हुआ और किस तरीके से क्या कुछ कार्रवाई रही वो हम आपको बता रहे हैं। हाथरस केस से जुड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। बड़ी बातें कोर्ट में जो तमाम चीजें हुई हैं, जिस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट ने पूछा परिवार से क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी पूछा क्या आपको बताकर दाह संस्कार हुआ था, क्या आपको दाह संस्कार की सूचना दी गई थी या नहीं। हाथरस केस की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और इस सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, परिवार ने कोर्ट को क्या कुछ बताया और कोर्ट ने परिवार से क्या कुछ पूछा, क्योंकि लगातार परिवार का कहना था कि हमें प्रशासन पर भरोसा नहीं है, हमें कोर्ट में जाना है और हम अपना बयान वहां दर्ज कराएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि जब रात के समय पुलिस के द्वारा प्रशासन की तरफ से यह कहा गया कि आप चलिए लखनऊ के लिए, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। सुरक्षा की उन्होंने यहां पर कमी बताई, उन्होंने कहा कि सुबह हम जाएंगे। तो ये तमाम बड़ी चीजें किस तरीके से लगातार शुरुआत से लेकर अब तक जो पीड़ित परिवार है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है और अब वो घड़ी आई जब सुरक्षित माहौल में परिवार ने अपना बयान दर्ज कराया। आपको बता दें कि कोर्ट में पीड़ित परिवार अपना बयान दर्ज करा चुका है और अब प्रशासन की तरफ से जो तमाम अधिकारी और अफसर हैं वो अपने बयान दर्ज करवा रहे हैं। तो ये तमाम बड़े अपडेट हम आपको दे रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच जो है इसकी सुनवाई कर रही है, इस पूरे मामले में सुनवाई कर रही है। कोर्ट लगातार शुरुआत से इस मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। शुरुआत में जब देखा गया मामले में ढिलाई और लापरवाही बढ़ती गई, जब कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया तब से लेकर अब तक इस पूरे केस में तेजी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में कोर्ट की एक अहम भूमिका इस पूरे मामले में देखी गई, जब संवेदनशीलता दिखाते हुए, जब चारों तरफ देखा गया कि किस तरीके से क्या व्यवहार पीड़ित परिवार की तरफ से पीड़ित परिवार के लिए किया जा रहा है और असंवेदनशीलता जो है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में संवेदनशीलता दिखाते हुए कोर्ट ने तमाम सवाल यहां पर प्रशासन से किए कि आखिर क्यों रात के समय यहां पर दाह संस्कार बच्चे के शव का किया गया, क्यों परिवार को सुरक्षित माहौल नहीं दिया जा रहा है, क्यों परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है। तो आज वो समय आ गया है, वो घड़ी आ गई है जब इन तमाम सवालों पर से पर्दा उठेगा और तस्वीर कुछ हद तक साफ होती हुई नजर आएगी। ये बड़े और तमाम अहम सवाल है जो कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुलझ सकते हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पल पल का अपडेट, कोर्ट में क्या कुछ हुआ और क्या नहीं हुआ। तो हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पर संज्ञान लिया था। जिस तरीके की हरकत वहां पे प्रशासन ने की थी वो सवालों के घेरे में थी कि कैसे कथित गैंगरेप के बाद हत्या की गई और उसके बाद जिस तरीके का रवैया प्रशासन ने अपनाया था वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में था कि कैसे आधी रात को ही युवती के शव को जला दिया गया, कैसे 3 दिन तक मीडिया को बैन किया गया वहां पे ना जाने के लिए
और कैसे वहां पे और भी कई तरीके के काम हुए थे, इस पे चर्चा भी हम करेंगे। बिल्कुल, तो अदालत से क्या जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ मिलेगा, क्या तमाम जो चीजें हैं वो साफ होंगी, यही बड़ा सवाल है और इसी सवाल का हम आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी दुबे हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, ऋचा सूद जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता है, अजय शर्मा जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनीत शुक्ला प्रवक्ता है बीजेपी के, शिल्पी चौधरी नेता है सपा की। आप सभी का पहले बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले अश्विनी दुबे आपके पास आऊंगी। इस पूरे मामले में आप देख रहे हैं कोर्ट में जो पीड़ित परिवार है उसने अपना बयान दर्ज करवा दिया, प्रशासन के जो अधिकारी है, जो अफसर है वो अपना बयान दर्ज करवाएंगे। आगे क्या कुछ कोर्ट की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, क्या अब भूमिका कोर्ट की रहने वाली है इस पूरे मामले में? देखिए, दो चीजें सबसे पहले यहाँ समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में ही ऑलरेडी इस मैटर की सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अपने एफिडेविट में यह बात कही कि जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आप करवा रहे हैं वो इन्वेस्टिगेशन आप उत्तर प्रदेश में ही करवाए। उसमें कमिंग वीक में वो मैटर लगना है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में बन। सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी यह भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को डायरेक्शन दिया कि आपने विटनेसेस को क्या क्या प्रोटेक्शन दिया, क्या विटनेसेस वहां पर सिक्योर फील कर रहे हैं। एक तो मामला यहाँ पर है। अब दूसरा, क्योंकि लखनऊ बेंच तो इसमें कॉग्निजेंस किया है, लखनऊ बेंच से कॉग्निजेंस लेते हुए परिवार के स्टेटमेंट दर्ज किया। दोनों बातें हैं, उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ। फंडामेंटल राइट 1 कि क्या बिना उसकी मर्जी के बिना पीड़िता का दाह संस्कार करना उचित था। फंडामेंटल राइट 2 क्या बिना पीड़िता बिना इसकी मर्जी के पर चारों तरफ से नार्कोटिक्स और चीजें करवाई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का वायलेशन था या नहीं था। फंडामेंटल राइट का वायलेशन नंबर 3 कि क्या वहां पर जो आपने मिलिट्री जैसी अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी घोषित किया था वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी विद इन द लीगल पैरामीटर्स था। क्योंकि अगर गैंग रेप किया ये तय होना, यह होना बाकी है कि वाकई में गैंग रेप जैसी चीज करता है, क्योंकि इसमें नया एंगल आ गया है। वो एंगल आ गया है ऑनेस्ट किलिंग का, जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो बजाय इन्वेस्टिगेटर जब तक किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है तब तक यह कहना गैंग रेप, कथित गैंग रेप आपने बिल्कुल अप्रोप्रिएट टर्म इसमें यूज किया, कथित गैंग रेप जिसको कहना उचित होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के बाद ही यह साबित होगा। अच्छा, तीसरी बात, इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, चाहे वो एसआईटी करे, चाहे पुलिस करे, चाहे सीबीआई करे या कोई और भी गवर्नमेंट एजेंसी, क्योंकि प्राइवेट तो कोई इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगा नहीं। तो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। फिलहाल लखनऊ बेंच ने यह कहा कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ तो मैं यह समझता हूँ लॉयर होने के नाते कि हुआ नहीं, क्योंकि उनकी मर्जी के बिना रात में दाह संस्कार करना उनके फंडामेंटल राइट का प्राइमा फेसी वायलेशन है। इट इज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय द एविडेंस। अश्विनी जी, क्या अब तस्वीर साफ होगी कि मामला जो है काफी उलझा हुआ अब नजर आ रहा है? देखिए, पीड़ित परिवार का अलग कहना है और जो आरोपी पक्ष है उसका अलग कहना है कि हमने हत्या नहीं की है, परिवार ने की है। वहीं प्रशासन ने भी अपनी दलील पेश की है कि हमारी लापरवाही नहीं थी। ये सब चीजें, तमाम चीजें, मामला जो है उलझा हुआ है अभी पूरी तरीके से। तो क्या अब जो तस्वीर है वो साफ होगी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बड़ा साफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आकर के कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड सीबीआई इंक्वायरी करवाइए। इस बात के पहले सुप्रीम कोर्ट उसकी निगरानी करे और हम इसमें इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है वो आपके सामने समय समय प्रस्तुत करते रहे क्या कितनी प्रोग्रेस हुई। तो ये एक मामला है जिसमें ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही, मैं दोबारा सर आता हूं ताकि दर्शक आपकी आवाज को ठीक से समझ पाए। मैं दोबारा आपके पास आता हूं। ऋचा जी, आपका रुख करूंगा। आप ये बताएं कि अब इंसाफ की उम्मीद जो है वो जागी है, चूंकि इलाहाबाद कोर्ट ने भी खुद इस पे संज्ञान लिया, वहां पे सुनवाई हुई, सीबीआई भी अब मामले की जांच कर रही है, उसने भी एफआईआर दर्ज की। तो हम ये उम्मीद करें कि शासन, प्रशासन, न्यायपालिका पूरी गंभीरता से अभी को ले रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गंभीरता से लिया जा रहा है इस मामले को, तभी इतनी ऊंचाई तक पहुंच पा रहे हैं कि हाँ आपकी सुनवाई हो रही है, उस पीड़िता के परिवार की सुनवाई हो रही है। लेकिन मेरे मन में जिस दिन से ये बात सामने आई है एक शंका आज तक बनी हुई है, और वो ये शंका ये है कि क्या वो बच्ची वास्तव में मर गई थी जो उसे रात्रि में जला दिया गया? सीबीआई या जो भी एजेंसी इसकी जांच करे वो इस सवाल का भी जरूर ध्यान रखे। आपके चैनल के थ्रू आप लोग भी अपील कीजिए कि क्या वो वास्तव में बच्ची मर गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑनर किलिंग और किसी प्रशासन ने दबाव के तले आके उस बच्ची को जिंदा जला दिया हो, जिंदा ही उसका दाह संस्कार कर दिया हो। इस एंगल से भी सोचना बहुत जरूरी है,
क्योंकि इतने संदिग्ध हालात में एक बच्ची को जला देना या उसके शव को जला देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा शक पैदा करने वाली बात है। और ये जो हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, ये मैं कहूंगी कि हमारे प्रशासन की, हमारे न्याय की, हमारे कानून की एक अच्छी पहल है। जैसा कि अभी एडवोकेट साहब बता भी रहे थे कि कई चीजों का वायलेशन हुआ है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर इसका संज्ञान लिया जाए और इसके लिए न्याय के लिए आगे बढ़ के काम किया जाए, तो मुझे लगता है कि इस पीड़ित परिवार को और उस पीड़िता को वास्तव में न्याय मिल सकता है। लेकिन इस बात को जरूर ध्यान में रखा जाए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बच्ची मरी ही नहीं और उसे जबरदस्ती जला दिया, क्योंकि परिवार से क्यों छुपाया गया वो बात। परिवार को तमाम जो सवाल है वो सीबीआई जांच में जरूर सामने आएंगे। बिल्कुल, अजय शर्मा भी हमारे, बिल्कुल आऊंगे आपके पास ऋचा जी। अजय शर्मा भी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, जो तमाम चीजें नजर आ रही हैं हाईकोर्ट की तरफ से जो पहल की गई है, उससे पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद है, न्याय की आशा है। ऐसे में क्या आपको अब लगता है कि तस्वीर जो है क्या वो अब साफ होगी? क्या अब जो चीजें हैं वो सुलझती हुई नजर आ रही हैं? देखिए मोनिका, न्यायपालिका ने जो पहल की है वो सराहनीय है और ये बताता है कि मामला कितना संवेदनशील है। और जो उन्होंने बार बार जिक्र किया है मौलिक अधिकार, यानी कि सुनवाई जो है मौलिक अधिकारों के ऊपर होगी, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में उल्लेखित है, जो कहा गया 6 मौलिक अधिकारों की हम बात करते हैं। जैसे सबसे पहले जो शायद अश्विन दुबे बताने की कोशिश कर रहे थे, हम सुन नहीं पाए, समानता का जिसके अंदर अधिकार है, जिसके अंदर कानून के समक्ष समानता होती है, धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर समानता की बात है, या फिर विचारों को व्यक्त करने की समानता है, या फिर अपना संघ बनाने की, या अपनी उसकी जो मौलिक अधिकार है उसके बिहाफ पर बातचीत होगी। तो क्या पीड़ित जो परिवार है, जिसके हम दलित की हम बात कर रहे हैं, उसको कितना अधिकार मिला अपनी बात कहने का या रखने का, या पुलिस ने कितना उसको समानता के अधिकार के साथ में, मौलिक अधिकारों के साथ में सुना? ये और ह्यूमन जो राइट्स की हम बात करते हैं उसके बिहाफ पर ये होगा। लेकिन ये एक कानूनी प्रक्रिया है जो हम देख रहे हैं, और हर जब भी इस तरह के मसले सामने आते हैं तो इस तरह की जो है बातचीत होती है। लेकिन मैं इसको जो समझ पा रहा हूँ, हाथरस कांड को एक बार फिर से मैं एपी सिंह का इसमें इन्वॉल्व हो जाना, सीमा कुशवाहा का इसके अंदर आ जाना, इसको एक हाई प्रोफाइल केस जो हम बनते हुए देख रहे हैं, और इसको एक सैंपल के रूप में मैं लेने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिरकार इसके माध्यम से, इस सैंपल के माध्यम से क्या मैसेज जाएगा। क्या हम निर्भया की तरह फिर से 8-10 साल तक वही सब कुछ देखेंगे, हियरिंग पे हियरिंग, जिसमें हम कहते हैं तारीख पर तारीख आती रहेंगी, अलग अलग दलीलें रखी जाएंगी, और यहाँ पर जो एक कोर्ट रूम है वहाँ के अंदर वकील हैं वो अपनी हुनर का जो है प्रदर्शन करेंगे कि मैं कितना अच्छा वकील हूँ, कितनी अच्छी दलीलें दे सकता हूँ, कितनी अच्छी बातें कह सकता हूँ, और कितनी अच्छी तारीखें ले सकता हूँ, और इस केस को लटकाया जाएगा। लेकिन तो कोर्ट ने भी पूछा, अजय जी मैं बीच में रोक रहा हूँ आपको, कि परिवार से पूछा कि उन्होंने भी मौलिक अधिकारों का आप जिक्र कर रहे हैं, कोर्ट ने भी कहा कि क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मौलिक अधिकारों का जो हनन वाला सवाल है, क्योंकि वो मीडिया के माध्यम से दिखाई दिया है कि पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी, लड़की लहू लुहान वहाँ पड़ी हुई थी, एम्बुलेंस नहीं मिली। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, किस तरीके से उसको जो है हॉस्पिटलाइज किया गया, वहां पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसके बाद उसको सफदरजंग भेजा गया, वहां पर उसके साथ क्या व्यवहार हुआ। उसके बाद गांव में जो महापंचायत हुई ठाकुरों की तरफ से, वो भी एक सवाल है इसके ऊपर। तभी मैंने कहा मौलिक अधिकारों पर सारी बात मौलिक अधिकार के ऊपर है जो भारतीय संविधान एक नागरिक को देता है। तो क्या एक ऐसे व्यक्ति को जो समाज के अंदर निचले पायदान पर खड़ा हुआ है, क्या उसके पास मौलिक अधिकार है? और सबसे बड़ी बात मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी बात है कि कल जयप्रकाश नारायण का जो है दिन था और आज जो है लोहिया जी का दिन है, और दोनों ही समाजवाद की पैरोकारी करते थे, समाजवाद की बात करते थे। तो आज महात्मा गांधी, विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण या ये वो लोग हैं जिन्होंने समाजवाद की परिकल्पना की, अवधारणा रखी। आज उसी के दिन पर मौलिक अधिकारों की बात हो रही है। तो क्या मौलिक अधिकार जिंदा रहे, समाज की चिंता ये, कोर्ट की चिंता ये है, और इसकी वो जांच पड़ताल करेगी कि मौलिक अधिकार जिंदा थे या नहीं थे इस मामले के अंदर। ठीक है विभा जी, आप ये बताएं, क्योंकि आप लोग भी लगातार इस बात को उठा रहे थे, इस मुद्दे को उठा रहे थे, महिला सुरक्षा को लेकर, हाथरस मामले को लेके। अब चूंकि सीबीआई ने भी एफआईआर दर्ज कर ली, सीबीआई भी जांच कर रही है, कोर्ट ने भी संज्ञान लिया था, वहां पे भी पूरी गंभीरता से लिया जा रहा है। उम्मीद की जो इंसाफ की जो किरण है वो जागी है कि अब जल्दी इंसाफ होगा उस बच्ची के साथ। विभा शिल्पी जी हैं, शिल्पी जी आपसे मैं जानना चाह रहा था, क्या आप उम्मीद करते हैं न्याय की? हमें तो न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। आप देखिए कि अभी मसूद ने ये कह दिया कि पहले तो ये भी पता कर लिया जाए कि वो बच्ची जिंदा तो नहीं थी और उसको आपाधापी में जला दिया गया बहुत सारे तथ्य छुपाने के लिए।
तो ये तो बहुत ही ज्यादा भयानक बात है जो उन्होंने कही। मैं बिल्कुल हतप्रभ रह गई हूँ उनकी बात सुन के, और शायद हम में से किसी ने भी इस विषय पर सोचा भी नहीं था कि पुलिस को इतनी जल्दी क्यों थी। पुलिस ने ऐसा क्या छुपाना था कि उसने परिवार को भी वहां नहीं जाने दिया और उसने जला दिया, उसने स्पिरिट डाल के जलाया, बकायदा वीडियोज आए, उसने 3 दिन तक मीडिया को नहीं जाने दिया। तो मुझे तो नहीं लगता कि इस बच्ची को कभी न्याय मिल पाएगा। कोर्ट ने सो मोटो जो भी एक्शन लिए हैं, बट अगर हम इस थ्योरी पे चलें कि शायद वो लड़की जिंदा ही जला दी गई सारी चीजों को खत्म करने के लिए, तो अब मुझे नहीं लगता कि उसको न्याय कभी मिल पाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये पूरा मामला भारतीय न्याय व्यवस्था और भारतीय संविधान के लिए नहीं शिल्पी जी, ये जांच, शिल्पी जी बीच में रोक रहा हूँ, ये जांच का विषय है कि वो जिंदा थी या नहीं थी, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगा। वो तो ऋचा जी ने अपनी चिंता व्यक्त की सोशल एक्टिविस्ट के होने के नाते, कहीं ऐसा तो नहीं था। इस एंगल पर भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये जिंदा जला दिया, उन्होंने कहा जांच होनी चाहिए, हर पहलू से जांच होनी चाहिए। इसलिए आप इसको अन्यथा दूसरे रूप में लेके ना जाएं। जांच तो हर पहलू से होनी चाहिए, पुलिस करेगी भी, दो है। लेकिन जो हमारी जो चिंता है, क्या उसको न्याय मिलेगा? और जो मैंने अभी चिंता व्यक्त की, क्या निर्भया की तरह से न्याय जो इतना लंबा हो जाएगा, इतना उबाऊ हो जाएगा कि हमें तारीख पर तारीख देखने के लिए मिलेंगी? क्या पीड़ित परिवार जो एक गरीब या मजमूल या एक कमजोर तबके से आता है, क्या वो उस लड़ाई को लड़ पाएगा इतने लंबे समय तक? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या तो कैसे लड़ेगा एक कमजोर परिवार इस ऐसे सिस्टम के साथ में? कैसे जाएगा वहां तक? क्योंकि जब हम सत्य के लिए, सत्य की जीत के लिए, अपने अधिकारों के लिए, हम जब सिस्टम से, ऐसे सिस्टम से भिड़ जाते हैं जो बहुत मजबूत होता है, और वहां पे कुछ ऐसे चुनिंदा लोग बैठे होते हैं जो कि उस सिस्टम के साथ खेलना बखूबी जानते हैं, तो ऐसे में न्याय पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और ये इसी का सामना करना है। विनीत जी, चूंकि सीबीआई भी अब मामले की जांच कर रही है और कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, वहां पे आला अधिकारियों को भी तलब किया गया, पीड़ित परिवार भी था वहां पे, उनसे पूछताछ हुई कि किस तरीके से क्या कुछ है, क्या मौलिक अधिकारों का हनन हुआ। लेकिन क्या इस हादसे से, इस दुर्घटना से, इस वर्ग से क्या आप लोग कोई सबक लेंगे? देखिए राजेश जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में किसी भी बहन बेटी के साथ अगर अन्याय होगा तो उसके लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार, हमारा संगठन। संवेदना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से तुरंत SIT गठित की थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया था और अभी सीबीआई को भी सौंपा, तो सीबीआई ने FIR दर्ज करके अब उस पर कार्रवाई शुरू कर दी है। आज माननीय कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इसके बीच में कुछ कहना गलत होगा, क्योंकि अभी सुनवाई के दौरान कुछ भी कहना ठीक नहीं है। उस बच्ची के परिवार वालों का भी बयान दर्ज हो रहा है और अधिकारियों को, जो संबंधित अधिकारी वहां के, चाहे जिलाधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, उन सभी को कोर्ट ने बुलाया है और उन सब के बयान वहां पे दर्ज हो रहे हैं। हाँ। तो निश्चित ही मैं इतना कहना चाहूंगा कि सभी को आश्वस्त करना कि उनकी सुरक्षा को लेकर के जो अभी ऋचा जी ने बात उठाई थी, तो वहां पे सुरक्षा की दृष्टि से वहां पे जवान तैनात किए गए, वहां पर CCTV कैमरे लगाए गए, ये सारा कुछ उनकी सुरक्षा की दृष्टि से गया है। लेकिन बस इतना मैं कहना चाहूंगा कि विपक्ष के लोग इसमें राजनीतिक जिद्दों की तरीके से राजनीति न करें और राज्यों में भी जहाँ जहाँ घटनाएं होती, कृपया वहां पर जाएं। और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी बैठे हुए हैं, यहाँ पर किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होगा, उसके साथ न्याय होगा और जल्द से जल्द न्याय होगा। जी राजेश। बिल्कुल, आप सुरक्षा की बात करें विनीत जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि आज भी जो पीड़ित परिवार है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अश्विनी जी, आपके पास आऊंगी। वो तमाम चीजें, वो तमाम बिंदु जो दर्शकों को समझना चाहिए कोर्ट की तरफ से, वो जरा समझाइए। कोर्ट की तरफ से क्या कुछ इस पूरे मामले में भूमिका कोर्ट की रही और आगे क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्योंकि कोर्ट में सुनवाई हुई इस पूरे मामले में, जो पीड़ित परिवार है उसकी दलील जो है सामने आई, उसका जो बयान है वो दर्ज हुआ, प्रशासन की तरफ से जो तमाम अधिकारी अफसर है वो अपने बयान दर्ज करा रहे हैं। आगे क्या कुछ भूमिका रहेगी, क्या कुछ प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदु है, वो दर्शकों को जरा समझाइए। देखिए, कोर्ट का काम तो टेबल से बहुत ही एप्रिशिएट करने वाला था। पहले दिन से ही कोर्ट ने जो कॉग्निजेंस लिया कि इमीडिएट कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए इसमें कहा कि इसमें आपने अपने विटनेसेस को क्या प्रोटेक्शन दिया। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि आपके किन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ।
तीसरा कोर्ट ने कहा आपने किस अथॉरिटी, किस लॉ, कानून के किस प्रोविजन के तहत मिडनाइट में हिंदू धर्म की रीति रिवाजों के अलावा आपने इनका दाह संस्कार कर दिया? क्या ये एक तरह से एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना नहीं माना जाएगा? चौथी बात जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पूरी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी वहां पर 2 दिन तो किसी से मिलने की जरूरत नहीं थी, वो एविडेंसेस को प्रोक्योर करने के लिए, एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी, या वहां पर कुछ ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी हो रही थी जिनके लिए वहां पर करना जरूरी था? ये अभी जांच का विषय है जो आना है। परंतु मैं इतना जानता हूं एक लॉयर होने के नाते कि जो रात में दाह संस्कार हुआ वो कतई तर्कसंगत नहीं है, कतई न्याय संगत नहीं है, और किसी भी लॉ में इसका नहीं दिया गया है कि आप उसकी पीड़िता की परिवार की मर्जी के बिना रात में किसी का दाह संस्कार करें, पुलिस अभी कैरोसिन डाल करके। ये सीधा सीधा साबित करता है कि एक अटेम्प्ट है एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का। अश्विनी जी, क्या जिस तरीके से कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि आधी रात को कैसे जला दिया, क्या ये सवाल एक बुनियादी भी है और बड़ा भी है? कई खामियां रही, कई कमियां ऐसी रही प्रशासन की तरफ से जो की गई। 3 दिन तक मीडिया को बैन कर दिया गया, वहां पे नहीं जाने दिया गया, न जाने क्या छुपाया गया, क्या दबाया गया। क्या कोर्ट अब ऐसा भी कर सकता है कि जहां पे चाहे वो कितने ही आला अधिकारी हों, जिन्होंने ऐसी लापरवाही की, उनके खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई करके एक नजीर ताकि बने, इस तरीके का कोई स्टेप उठाया जा सकता है? कार्यवाही करने के लिए कानून में भी प्रोविजन है, और कार्यवाही करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जो किसी पीड़ित महिला के संबंधित तो भी उसके सेक्सुअल असॉल्ट, उसकी मॉडेस्टी से रिलेटेड केस होता है, उसमें अगर टाइम बाउंड मैनर में एफआईआर इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, या डिलिंक्वेंट होता है, या किसी प्रकार की कोई मिस्टेक होती है, तो उस ऑफिसर के अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ये लॉ भी है और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी कहा है। अब एक सबसे बड़ा विषय है कि जो पहले दिन एफआईआर दर्ज हुई, उस एफआईआर के बाद एक्शन क्या लिया, ये भी कानून की जुडिशियल रिव्यू के सामने है। और रही बात आपने एक प्रश्न का मीडिया को बैन करने का, ये इन्वेस्टिगेटर जो है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो इन्वेस्टिगेटर ये डिसाइड करता है कि कौन व्यक्ति जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि जब एविडेंस को प्रोक्योर करते हैं तो एविडेंस किसी प्रकार का डिस्ट्रॉय ना हो, इसके लिए जरूरी होता है कि वहां पर रोका जाए। तो मीडिया को बैन करना, पॉलिटिकल नेताओं को बैन करना, ये कानून के अंतर्गत, कानून में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार है। लेकिन अगर वो किसी गलत दिशा के तहत हुआ है तो वो भी एक जांच का विषय है। ये सारे बिंदु है जो अभी अश्विनी जी, एक महत्वपूर्ण चीज आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने भी कहा कि आधी रात उस बच्चे के शव को क्यों जला दिया गया, ये सबसे ज्यादा निंदनीय बात जो है वो लगी। तो ऐसे में आपने भी देखा होगा कोर्ट के अंदर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ दलील दी गई, वो तो नहीं पता, लेकिन बाहर ये कहा गया कि क्योंकि सांप्रदायिक दंगे होते, तमाम चीजों को काबू में करने के लिए जल्दबाजी दिखाई गई और बच्चे के शव को जलाया गया। इस दलील को आप कैसे लेते हैं? क्या दलील से बच सकते हैं प्रशासन के अधिकारी? दंगा रोकने का कार्य पुलिस का है, किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करने का कार्य दूसरे के एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो संविधान में दिया गया है। दंगा होता है, पुलिस की जिम्मेदारी है, साथ ही साथ इंडिविजुअल के किसी राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये भी संविधान कहता है, ये भी कानून कहता है। तो दंगे की वजह से, एक अप्रिय घटना की वजह से पीड़िता के शरीर को रात में केरोसिन डालकर जला देना, दोनों बातें तर्क संगत, न्याय संगत और कानून की परिधि के अंतर्गत नहीं है। हाँ। और इसीलिए जो कुछ भी एक्शन जिसने भी लिया, ही मस्ट फेस एन इंक्वायरी और उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। विनीत शुक्ला जी, आप ये तो मानते हैं ना कि शुरू से जिस तरीके की शुरू से जो लापरवाही बरती गई और जिस तरह की किरकिरी सरकार की हुई, वो सभी जानते हैं, और इसी वजह से बीच में हस्तक्षेप यहाँ पर कोर्ट को करना पड़ा और अब तक कर रहा है। अगर यहाँ पर प्रशासन और प्रदेश सरकार ठीक तरीके से काम करती शुरू से, तो ये नौबत ना आती। देखिए मोनिका जी, इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब एसआईटी गठित की और फास्ट ट्रैक कोर्ट को सौंपा, तो उस बीच में जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर वहां के कप्तान से लेकर के सीओ और तमाम पुलिस कर्मियों को हटाने का काम किया गया, जिनकी भूमिका कुछ दिक्कत थी या कुछ समस्या आई तो वो उनकी जांच के अनुसार उनको हटा दिया गया। लेकिन मैं आपको मोनिका जी ये बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ पत्रकार बंधु और
वहाँ के कुछ राजनीतिक दल जिस तरीके से वहाँ पर एक जातीय हिंसा का रंग देने का काम कर रहे थे, ये सबसे बड़ी समस्या वहाँ पर पैदा हुई। और वहाँ पर उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए लोग नहीं निकले थे, सिर्फ और सर सबसे पहले तो वो चीज अभी प्रूफ नहीं हुई है, उसको पहले प्रूफ कीजिए। हिंसा में झोंकने का काम कर रहे थे। ठीक है सर, उसको प्रूफ कीजिए सबसे पहले, तो वो चीज अभी प्रूफ नहीं हुई है। ठीक है मैडम, उसकी जांच कर ले। 100 करोड़ का पीएफआई का फंडिंग हुई है, एक उसके नाम पर साइट बन गई। ये है इन लोगों का, इन राजनीतिक दलों का, जो विपक्ष के लोगों ने जिस तरीके से किया और कुछ पत्रकारों ने जिस तरीके से सरकार को घेर करके। लेकिन अभी कोई पुख्ता चीज सामने नहीं आई है। देखिए, ये आपको भी मानना पड़ेगा विनीत जी, अभी स्पष्ट तौर पर कोई चीज क्लियर नहीं हुई है, किसी दल का नाम सामने नहीं आया है। आप लोग कह रहे हैं ठीक है, लेकिन अभी चीजें क्लियर नहीं हुई है, तो सबसे पहले उसको क्लियर कीजिए, प्रूफ कीजिए। ठीक है, मेरठ से 4 लोग गिरफ्तार हुए, पीएफआई के 4 सदस्य गिरफ्तार हुए। पूछताछ जारी है, अभी पूछताछ हो रही है। एक सेकंड विनीत जी, रोजाना इस मामले में एक नया एंगल सामने आ जा रहा था ना पिछले कई दिनों से, कभी पीएफआई, कभी 100 करोड़ की फंडिंग, कभी ईडी और कभी भीम आर्मी, कभी कई दूसरे एंगल, और ये सब आपको दिखाई दिया। आप कह रहे हैं कि जातीय हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, आपको क्या वो नजर नहीं आया जब वहां पे जो आरोपी है उनके पक्ष में जब पंचायत हो रही थी, वहां पे जब भड़काऊ भाषण कुछ लोग देते हुए नजर आए, वो वीडियो तमाम हम लोगों के सामने आए? देखिए, सभी पर नजर है, वो जो भी दोषी है, जो बच्चे थे उनको गिरफ्तारी करके, जो भी दोषी है उन लोगों को गिरफ्तारी कर दी जा चुकी। सबसे पहले काम यह हुआ कि 4 गिरफ्तार हुए हैं, जिनके भी नाम उन्होंने FIR में दर्ज कराए। और इसके बाद अब जांच का विषय है। ठीक है, जांच होने शिल्पी जी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। अगर नाम आया है हाँ। तो उसमें गिरफ्तारी भी हुई है। ठीक है, उसका आगे पहले ये कि जांच होने दीजिए। ठीक है, शिल्पी चौधरी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए दिनेश जी, बात इतनी है कि जिसकी लाठी भैंस उसी की। आपकी सरकार है तो आप 1, 4 नहीं 14 लोगों को गिरफ्तार करें। ये आप कैसे जिस तरीके से कोरोना जमातियों ने फैलाया था, उसी तरीके से आप जातीय हिंसा विपक्ष करा रहा है। अपराध कंट्रोल नहीं हो रहा है, आप लोगों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। जो वहाँ पंचायत बैठा के खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उनमें से किसी को आप लोगों ने गिरफ्तार नहीं किया। आप गिरफ्तार किनको करते हैं? कभी लखनऊ में रिक्शा चलाने वाले को गिरफ्तार कर लेते हैं हिंसा के आरोप में, कभी मेरठ में भी ऐसे लैया पट्टी बेचने वालों को आपने गिरफ्तार किया होगा। झूठी दलीलें, झूठ बोलना बंद कर दीजिए। आपके घर में भी बहन बेटी होगी, माफ करिए, हम लोगों पर रहम करिए। आपको लोगों ने इसलिए उनकी सरकार नहीं बनाई थी कि इस तरीके से बेटियों को मरवाएं, इस तरीके से अंधेरे में उनको जलवाएं। इतना बुरा हाल हो गया आप लोगों का, झूठ बोलते बोलते 100 करोड़ की फंडिंग हो गई, 1000 करोड़ की फंडिंग हो गई, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है। जो प्रूफ दिख रहा है वीडियो पे खुलेआम, उसके खिलाफ आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जातिगत पंचायतें हो रही हैं, अब माहौल खराब हो रहा है, वो खुलेआम धमकी दे रहा है कि मैं सबको मार डालूंगा। ठीक है, लेकिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। हाँ। ये स्थिति है आपकी। ऋचा जी, विपक्ष इसमें नहीं, हम चाहते हैं कि एक सार्थक बहस हो। मैडम ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ऋचा जी, चूंकि कानून में भी काफी लचीलापन है, हमने देखा निर्भया के बाद जिस तरीके से जो दोषी थे उनको फांसी देने में भी 7 साल से ज्यादा का वक्त लगा था। ऐसे में एक साधारण से परिवार के लिए इन कानूनी पेचीदगियों से लड़ना कितना आसान है? कैसे वो इस लड़ाई को लड़ पाएंगे? कैसे इंसाफ मिल पाएगा? जी, ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि जो जिस जाति से वो बिलोंग करते हैं उसके साथ अगर खड़े होकर वो लड़ेंगे तो शायद उन्हें तवज्जो पूरी मिलेगी। के अनुसार उन्हें पूरी तवज्जो उस आधार पर मिलनी भी चाहिए और मुझे लगता है मिलेगी भी। तो अगर वो इसको भी आधार बनाकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जैसी चीजें सामने आए और हो सकता है कि इंसाफ जल्दी मिले। मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि देखिए, निर्भया को दिल्ली कांड नहीं कहा गया। यहाँ पर हाथरस में एक लड़की के साथ ऐसा हुआ तो इसे हाथरस कांड कहा गया। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर ये कांड किया है और इस चीज को बहुत गहराई से छिपाया गया है। जैसा कि कहा गया कि मीडिया भी बैन था वहाँ पर, तो कुछ ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश है या क्या इसके पीछे क्या खुलासा होगा। तो मुझे लगता है कि अगर हम सारे पहलुओं को जोड़कर और कुछ NGO इसके साथ सपोर्ट करें तो मुझे लगता है कि इस बच्ची को इंसाफ जल्दी मिलेगा और मिलना भी चाहिए। और उदाहरण एक बिल्कुल सबके सामने आना चाहिए कि जो दूसरे लोग इस तरीके की हरकतें करने की सोच भी रहे हैं
उनके सामने एक उदाहरण जल्दी से जल्दी सेटल किया जाए कि ऐसा करने पर ये सजा है और ये सजा बहुत सख्त हो। मुझे लगता है फांसी से भी अगर कुछ ऊपर की सख्त सजा हो, जैसे कि चढ़ाए पे ऐसे लड़कों को टांग दिया जाए और लोग उन्हें अच्छे से देखें और पत्थर मार मार के उन्हें मार दें, तभी शायद हमारे देश में कुछ उदाहरण सेट हो पाएंगे। और अगर ऐसे 1 या 2 एग्जाम्पल सेट हो गए तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह की आवारा और विकृत प्रवृत्तियों वाले लड़के और जो इस तरीके के लोग हैं वो आगे ऐसा करने की हिम्मत शायद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ऋचा जी, तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ उदाहरण सेट किया जाए अब की बार। हैदराबाद में एनकाउंटर करके एक उदाहरण सेट किया गया था, उसके बाद काफी समय तक फिर भी शांति रही, लेकिन अभी भी और बहुत सारे उदाहरण हमें एग्जाम्पल सेट करने की बहुत जरूरत है हमारे कानून को। बिल्कुल, बहुत जरूरी हो जाता है कि ऐसी नजीर पेश की जाए ताकि कोई भी ऐसा घिनौना कृत्य करने से पहले 10 बार सोचे। अजय शर्मा जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, भले ही पार्टी अलग अलग है लेकिन एजेंडा सबका एक है, अपनी अपनी राजनीति चमकाना, सियासी रोटियां सेकना। क्या इसे भी एक बड़ा कारण माना जाए इंसाफ में देरी होने का? देखिए, बिल्कुल माना जाएगा। मैंने जैसा भी शुरू में कहा कि हाथरस जो है एक सैंपल के रूप में हम समझने की कोशिश करें। इसमें जितनी सारी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, जैसे शासन प्रशासन कैसे काम करता है, या अपराध की हम बात करें तो हाथरस में कितने छोटे बड़े अपराध होते रहे हैं और होते हैं, उसमें कितनी पुलिसिया कार्रवाई होती है। आज भी एक लड़की जो है पकड़ी गई है जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, 17 साल की बच्ची 200 किलोमीटर चल के हाथरस पहुंची। तो ये जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे फिर हमने राजनीति की, जैसे आप बात कर रही हैं, आप भीम आर्मी पहुंच गई, मायावती ने ट्वीट कर दिया, कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ कह दिया, सपा ने भी अपना धरना प्रदर्शन और उग्र प्रदर्शन शुरू कर दिए। जांच प्रभावित होती है, इधर-उधर बिल्कुल होती है। और इसके अंदर जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पीएफआई का जिक्र आ गया, फंडिंग का जिक्र आ गया, और हम जो देख रहे हैं कि अब समाज जो है छोटे छोटे जातीय संघर्षों में उसको उलझाने की या उस तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। कि आप छोटे छोटे जातीय संघर्ष में उलझिए, फोकस एक चीज पे नहीं रह जाता है, बिल्कुल। और देखिए, ये जो है एक जनतांत्रिक व्यवस्था है। जनतांत्रिक व्यवस्था के अंदर जैसे भी मौलिक अधिकार की बात हो रही थी कि जो आखिरी पायदान पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, वो खड़े होकर अपनी बात कह सके, और बात कह सके यानी कि जुबान काट दी जाएगी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ये जो सवाल है ये मुझे आज भी कचोटता है, आखिरकार इसके मायने क्या थे। दूसरी बात, ये जो बात मेरी समझ में आ रही है कि यदि हम छोटी जातियों की बात करें, पिछड़ी जातियों की बात करें, तो कितनी छोटी छोटी जातियों में वो लोग बटे हुए हैं। तो जो लोग बटे हुए थे, जो एकजुट हो गए थे हरिजन के नाम पे या दलितों के नाम पर, उनके अंदर बिखराव आना चाहिए और वो छोटी छोटी जातियों और बट जाने चाहिए। जब वो बट जाएंगे तो वो एकजुटता नहीं रहेगी, अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो क्या वोटों की राजनीति इतनी हावी हो गई है कि हम उनको छोटे छोटे जातियों में फिर से बांट देना चाहते हैं? क्या हम 1930 या 1920 या आजादी से पहले चले गए? जो लड़ाइयां पहले हिंदू मुसलमानों के नाम पर लड़ी जाती थी, अब वो एक तरफ हो गई हैं। अब छोटी जातियों बट के लड़ाइयां लड़ी जाएंगी। क्या हम आदिम युग की तरफ जा रहे हैं? छोटे छोटे कबीले, छोटे छोटे समूह होते हैं जो अपना फैसला खुद करते हैं और एक दूसरे पे हमला करते हैं। तो आखिरकार हमारा समाज जा कहां रहा है? मैं एक समाज के बारे में सोच रहा हूं, क्या हम एक सभ्य समाज हैं जहां पर किसी के पास मौलिक अधिकार नहीं है? अधिकार और कानून सिर्फ किताबों तक सिमट कर रह गए और वो सिर्फ दलीलों में रहेंगे। हम लड़ेंगे झगड़ेंगे और उसके बाद उसको हम एक अपना हुनर दिखाते रहेंगे सिर्फ। तो ये समाज को लेकर एक चिंता है मेरी, आखिरकार जा कहां रहा है? तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे अभी इन्होंने कहा पत्रकारों ने कुछ ऐसा कर दिया, तो मीडिया भी इनके टारगेट पर है। मीडिया का संघर्ष भी हमने देखा, चाहे रिपोर्टिंग को लेकर हो या जानकारी को लेकर हो या कुछ ऐसे समूहों को लेकर वो है। तो ये इतना ज्यादा स्कैटर्ड हो गया है, इतना ज्यादा खिचड़ी पक गई है कि इसमें सही दिशा में जाना या सही पॉइंट पर पहुंचना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो गया है। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे इसको मैं समझना चाहूंगी, जैसा कि मेरा जो सवाल अजय जी से था वही सवाल आपसे है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज की जो एक्टिविटीज रहती हैं, जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि पार्टीज अलग अलग भले ही हो लेकिन एजेंडा सबका एक होता है, अपनी अपनी सियासत चमकाना, तो क्या इंसाफ में देरी सबसे बड़ा कारण और क्या कारण माना जाए कि क्या वाकई जो पॉलिटिकल पार्टी की जो एक्टिविटीज होती है उसके कारण भी इंसाफ में देरी होती है, ध्यान भटकता है, फोकस नहीं रह जाता है एक जगह पर? देखिए, क्या है कि किसी भी अपराध की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है कि जो जांच एजेंसी है उसको फ्री, फेयर और इम्पार्शियल मौका दिया जाए ताकि वो जांच कर सके। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि हर राज्य की पुलिस उस प्रदेश सरकार के डायरेक्शन में काम करती है, लेकिन ऐसे समय पर फिर सवाल यह उठता है कि जांच करेगा। और अगर सड़कों पर लोग इंसाफ करने लगेंगे,
सड़कों पर लोग मारपीट करने लगेंगे, सड़कों पर तो ये शरिया कानून बन जाएगा। शायद यहाँ पर जो कानून, इंडियन पेनल कोड, इस देश की जो व्यवस्था है, जो ढांचा है, वो चरमरा जाएगा। किसी को भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, हर व्यक्ति को जो सजा भी होगी उसी संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार होगी। अगर लोग सड़कों पर आ जाएंगे, लोग सड़कों पर न्याय के लिए खून हाथ का बदला हाथ, हाथ का बदला हाथ, शरिया कानून इंप्लीमेंट कर देंगे, तो शायद एक हम सभ्य समाज की कल्पना नहीं कर सकते। अजय शर्मा जी की मैं उस बात से बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। हैदराबाद केस का जिक्र आया जो वेटनरी डॉक्टर की, जब न्याय होता तो जरूरी नहीं, क्योंकि कानून में किसी भी व्यक्ति को आखिरी समय तक मौका दिया जाए तो अपने आप को निर्दोष साबित करे। जो वहां पुलिस ने एनकाउंटर किया प्रेशर में जाकर के मीडिया और पब्लिक, हो सकता है 4 में से 3 दोषी रहे हो, एक नहीं रहा हो, लेकिन चारों का एनकाउंटर कर देने से यह तो हो गया केस हमेशा के लिए क्लोज हो गया। बिल्कुल, उससे जायज नहीं ठहराया जा सकता संवैधानिक तरीके से। ठहराया जा सकता है क्या कंगारू कोर्ट को जायज ठहराया जा सकता है? क्या नक्सली जो जंगलों में किसी व्यक्ति को ले जा करके काटते हैं, मारते हैं और कहते हैं हमारी न्याय व्यवस्था है, उसको हम एक सभ्य समाज की परिकल्पना में दे सकते हैं? फिर हमें एक संवैधानिक देश में, एक लोकतांत्रिक देश में और एक शरिया कानून वाले देश में कोई अंतर रह जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब कहीं जांच हो, इसी प्रकार की कोई घटनाएं हो, तो कानून के तहत उसमें कार्यवाही हो। अब तीसरी बात, मैं बड़ा इसमें यह कहना चाहूंगा, पॉलिटिकल पार्टी की बात मोनिका जी ने बहुत अच्छी बात उठाई। पॉलिटिकल पार्टी वहां पर उस विक्टिम को सपोर्ट करने जा रहे थे या सरकार को घेरने जा रहे थे और जांच में व्यवधान पैदा करने जा रहे थे। क्योंकि जब जांच होती है तो मिट्टी से लेकर, कपड़ों से लेकर, पांव के निशान से लेकर एक एक एविडेंस को, किसी भी तरह का एविडेंस होता है उसको प्रॉक्योर किया जाता है। बहुत सारे लोगों के हुजूम से, बहुत सारे लोगों के जाने से हो सकता है कि वो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये जांच करने का अधिकार भी तो उसी संस्था को हम और आप जांच नहीं कर सकते। मैं लॉयर होकर नहीं जांच करता, मीडिया होकर जांच नहीं कर सकते, पॉलिटिकल पार्टियों का जांच नहीं कर सकते, वो जांच की मांग कर सकती है। तो व्यवस्था को इंस्टॉल करना उचित नहीं होता है। ठीक है। ऋचा जी, आप ये बताएं कि अब वक्त आ गया है उदाहरण सेट करने का, यानी कम वक्त में इन दोषियों को ऐसी सजा दी जाए ताकि एक उदाहरण सेट हो और दूसरा कोई करने से पहले लाख मर्तबा सोचे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, जैसा कि अभी अविनाश जी ने भी कहा कि शरिया कानून जैसा जो है वैसा नहीं होना चाहिए हमारे देश। लेकिन हाँ, हमारे कानून को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। बजाय वकील या कोई पॉलिटिकल लोग अपना हुनर दिखाएं, कोर्ट को भटकाएं, या हमारे जैसा अभी अविनाश जी ने कहा कि इतने लोग वहां पर विजिट कर रहे थे तो उनके जो सबूत है वो भी मिट सकते थे। तो उन सबको बहुत ज्यादा तवज्जो दे करके एक साथ एकदम इन पर बहुत अच्छे से कार्रवाई की जाए, बहुत अच्छे से हर सबूत को जुटाया जाए। सीबीआई जांच हो रही है तो उसमें भी पूरा सहयोग किया जाए और बिल्कुल जो उदाहरण है वो बहुत जल्द से जल्द सेट किया जाए, क्योंकि जितनी जल्द हमारा न्याय, हमारा कानून हमारे सब आम जनों के सामने आएगा, उतनी ही जल्द दूसरे लोगों के मन में कानून के प्रति आदर आएगा और डर भी आएगा। कहते हैं कि अनुशासन या तो खौफ से आता है या जिम्मेदारी से। अभी हम देख रहे हैं कि अनुशासन जिम्मेदारी से तो आ नहीं रहा है, पालन पोषण से तो आ नहीं रहा है, तो खौफ से आना जरूरी है। तो खौफ किसका हो सकता है? देखिए, जब हम सड़क पे चलते हैं हम बेल्ट लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? हमारा 500 रुपए का चालान होगा। तो एक उसी छोटे से एग्जाम्पल को ले लीजिए, जब खौफ होता है तभी अनुशासन आता है। तो अनुशासन लाने के लिए हमें खौफ पैदा करना, हमारे कानून को खौफ पैदा करना बहुत जरूरी है। तभी हमारी आने वाली पीढ़ी जो है संभल कर चलेगी। और मैं हर फीमेल से ये अपील करना चाहूंगी कि पहली बात तो वो अपने आप को बहुत सक्षम करे, इतने नाजुक ना बने। और दूसरा ये कि हर माँ से मैं अपील करना चाहूंगी कि वो अपने बेटों को बेटियों की तरह पाले और बेटियों को बेटों की तरह पाले, ताकि बेटियों को समझ में आए कि लड़कों की जिंदगी कैसी हो सकती है, लड़कों को समझ में आए कि लड़कियों की जिंदगी की कैसे इज्जत करनी चाहिए। ये मैं आपके चैनल के थ्रू अपील करना चाहूंगी। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कानून को उदाहरण सेट करना ही होगा, तभी हमारे देश में अपराध का आंकड़ा कुछ कम हो पाएगा। ठीक है। विनीत शुक्ला, चूंकि ये मामला हुआ उसके बाद शासन प्रशासन अधिकारी सवालों के घेरे में थे, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने खूब सियासत भी की, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। अब कुछ ऐसे उदाहरण सेट किए जाएंगे ताकि महिलाएं भी खुद को सुरक्षित महसूस करें और एक सुरक्षित माहौल दिया जा सके। राजेश जी, देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि हमने कोई राजनीति महिलाओं के विषय में, महिलाओं के अपराध के विषय में कोई भी
राजनीति करने का कोई सवाल ही नहीं है। नहीं इस सर, ये तरीके सवाल से मैंने इस संदर्भ में पूछा कि जब 2012 में निर्भया कांड हुआ था तो आज जो कैबिनेट में मंत्री हैं वो उस वक्त सड़क पे थे, आज वो कुछ नहीं बोल सियासत में, इसलिए कह रहा हूं तो उस वक्त का जो गैंगरेप था, जो मामला हुआ था, वो तो आपके लिए महिला सुरक्षा का मुद्दा था, आज नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। आज भी है और आज हमारे पास हमारी सरकार है, हमको करने का जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी को हम निभा रहे हैं और उसी को निभाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट, और ये 7 साल नहीं चलने वाला, जल्द से जल्द उस बच्ची को न्याय मिलेगा, उन परिवार को न्याय मिलेगा और उसको न्याय दिलाने के लिए ही देखिए आपने देखा होगा कि डीजीपी और एसीएस को भी वहां पर मौके पे भेजा गया, जिससे कि उन परिवार वालों को बल मिल सके, उनको जो समस्या है उनकी जो उनको महसूस हो रही है वो उसके लिए उनको अधिकारियों को भेजा गया और जो दोषी अधिकारी थे वहां पर उनको हटाया गया, साथ साथ सीबीआई को सौंपा गया। तो जल्द से जल्द न्याय मिले इसके लिए तेजी से काम हो रहा है। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है, सीबीआई को केस मिला है और हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है कि जल्द से जल्द उस बच्ची को न्याय मिले, उस परिवार को न्याय मिले। और अभी जो हमारी सामाजिक कार्यकर्ता है जिन भी शंकाओं की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश में फिलहाल मैं इतना कहना चाहूंगा, उनको भी आश्वस्त करना चाहूंगा, हर परिवार को आश्वस्त करना चाहूंगा, माननीय योगी जी के नेतृत्व में किसी भी बहन बेटी के साथ अन्याय नहीं होगा, उसके साथ न्याय होगा, कोई भी हो, और किसी भी अपराध या अपराधी को संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, देखिए जी, देखिए मैं इसमें जो समझ पा रहा हूँ कि अभी तक जो हमने चर्चा की उसके अंदर 2 बातें जो थी कोर्ट की तरफ से, कि एक तो जो बात निकल कर आई कि जो रात में दाह संस्कार कर दिया गया, एक इसके ऊपर है। दूसरा जो राजनीति हुई, तो दाह संस्कार जो हुआ वो किसके कहने पर हुआ, पुलिस ने किसके कहने पर दाह संस्कार किया, कौन था व्यक्ति जिसने उसके निर्देश दिए, तो वो व्यक्ति जो रहस्यमय व्यक्ति है वो प्रकट हो जाना चाहिए और इस कार्रवाई में सामने उसका नाम जरूर आना चाहिए। लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि ऊपर से ऑर्डर आए, हाँ, ऊपर से तो वो ऊपर वाला व्यक्ति कौन था जिसने ये सब कुछ करवाया, ये किसके निर्देश पर, और वो जिले का कौन शीर्ष अधिकारी था जो ऊपर वाले के इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा था, वो अभी तक रहस्य बना हुआ है जो समझ में नहीं आया। हमने औरों को के प्रति कार्रवाई होते हुए देखा ये है। दूसरा, ये जो बलात्कार पे जो राजनीति हो रही है, चाहे वो विपक्ष के लोग हो जो आसत्ता में कभी वो भी विपक्ष में थे, उनको भी हमने देखा है और सुना है, आज हम जो है विपक्ष को भी सुन रहे हैं, लेकिन ये जो राष्ट्रव्यापी बीमारी है ना, इसकी तरकीब किसी के पास में नहीं है। ये भी एक वोट लेने की एक तरकीब हो गई है कि भाई हम महिला सुरक्षा के नाम पर या महिला सत्ता के नाम पर वोट की राजनीति जरूर करेंगे, मुद्दा जरूर उछालेंगे। तो इसकी एक जो है एक तरकीब जरूर निकाली जानी चाहिए। एक जो है हर बार बलात्कार के ऊपर, चाहे कैसे भी बलात्कार हो, चाहे उत्तर प्रदेश से हो या अलग अलग राज्यों से हो, और अभी पिछले 15-20 दिन में जितनी नृशंस घटनाएं आई हैं बलात्कार को लेकर या अपराध को लेकर, वो चौंकाने वाली हैं। तो ये इसीलिए मैंने इसको एक राष्ट्रव्यापी बीमारी कहा, और पूरी दुनिया में कितनी इसको लेकर अपमानित होना पड़ा है वो अपने आप में जो है सोचने वाली बात है। तो इसके लिए जो है आपको सोचना पड़ेगा कि आखिरकार हम ऐसा क्या करें कि ये घटनाएं रुक जाएं। और हर बार हम यही उम्मीद करते हैं कि भाई इस बार एक ये सजा या ये मामला एक नज़ीर बनेगा। हर बार हम नज़ीर की उम्मीद करते हैं, कोई भी मामला नज़ीर नहीं बन पाता है। चाहे वो बेंगलोर की वो डॉक्टर जिसका बलात्कार किया ट्रक ड्राइवर ने, पुलिस ने एनकाउंटर किया, वहाँ से लेकर हम कहीं से भी कहीं तक भी आ जाएं, ऐसा होता है। और जब एक परिवार की बच्ची के साथ में ऐसा होता है तो कितनी बदनामी जिल्लत का सामना करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में ऐसी घटना घटी थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, उल्टा जो है जो व्यक्ति एफआईआर लिखाने गया था उसको बंद कर दिया, 5,000 रुपये रिश्वत देके वो छूटा, घर लौटा, उसकी वाइफ ने आत्महत्या कर ली। तो ये जो अपने आप में कि ऐसी जिल्लत का भी सामना परिवार कैसे करता होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो मेरा तो यही है, सभी पार्टियों से मैं कहना चाहता हूं कि इस पर राजनीति करने के बजाय इसकी तरकीब निकाली जाए कि आखिरकार इससे महिलाएं सुरक्षित कैसे रहेंगी। ये बहुत जरूरी है। हम बेटों को परवरिश दें, संस्कार दें, लेकिन कानून के साथ भी जो लचीलापन है उसके साथ जो होता है उसको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की बेहद आवश्यकता है। विनीत जी, आप पे टिप्पणी करना चाह रहे हैं कुछ आप ही की बात पे। विनीत जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अजय जी जैसे कह रहे हैं कि एक तो रेप की पुष्टि नहीं हुई है, ये शुरुआती जांच में जो आया है
जब लैब से, तो उसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। और जो एक र्यूमर उड़ाया गया कि जबान काट ली गई, वो जबान भी नहीं काटी गई। तो ये सब मामले पर चूंकि ये रिपोर्ट जो आई थी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया भी था। तो इसलिए रेप की घटना अभी इतनी जांच के अनुसार अभी नहीं आया है। लेकिन अब आगे कोर्ट में चूंकि जांच है और सीबीआई के हाथ में है, तो सारा कुछ दूध का सर लड़की की हत्या हुई है, सर लड़की की हत्या हुई है, यही बहुत बड़ा सवाल है। रेप नहीं हुआ, ये अपने आप में शर्मिंदा करने वाला है। उस बच्ची की हत्या हुई है सर, मुझे वो नहीं है अब हम सबके बीच में। देखिए राजेश, जितना मुझे याद आता है कि जो प्रशांत कुमार के स्टेटमेंट के बाद कि रेप नहीं हुआ था, उसके बाद कोई मेडिकल रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि रेप हुआ। तो इतने सारे बयानबाजी हुई है, उसने मामले को पूरा उलझा दिया है। तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि किसकी रिपोर्ट सही है, किसकी रिपोर्ट गलत है। यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, ये जांच है, वो सही दिशा में हो, सही तरीके से हो, ईमानदारी के साथ हो, तभी न्याय मिलेगा। शिल्पी जी, अब उम्मीद करें हम जिस तरीके से आश्वासन दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से अब सीबीआई भी जांच कर रही है, कोर्ट ने भी पूरी गंभीरता से लिया, अब सियासत से लेने का वक्त है। महिला सुरक्षा को लेकर आप और हम सबके घरों में महिलाएं हैं, गंभीर मामला है, इस पे सियासत की बजाय विचार करना होगा। आप मुझे बात निर्भया कांड का जिक्र किया, इनसे पूछिए कि क्या कुलदीप सिंह सेंगर की पीड़िता को, उसके बाद उन्नाव बिहार की जो लड़की है उसको न्याय मिला जिसे जलाकर मार दिया गया। आप दूसरी सरकारों पे जो उंगलियां उठाते हैं, फिर आप लोग कहते हैं राजनीति ना करिए, तो आखिर महिलाएं क्या करें? विपक्ष में जो महिलाएं हैं वो क्या करें? कैसे ये कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ? अगर रेप नहीं हुआ तो आनंद फानंद में उसकी बॉडी क्यों जलाएंगे? परिवार को क्यों नहीं दी गई उसकी बॉडी? आप कहते हैं जातीय संघर्ष हो जाता, तो फिर प्रशासन क्या कर रहा था? डीएम और एसएसपी क्या कर रहे थे? डीजीपी क्या कर रहे थे? तो क्या डीजीपी को इतना डर लगता है कि एक छोटे से कस्बे, छोटे से जिले, बल्कि कस्बा, वो कस्बे के लोग इतना बड़ा दंगा कर देंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश एकदम हिल जाएगा, तो उससे अच्छा है उस लड़की को जलवा दिया जाए? कैसी बातें विनीत जी कर रहे हैं कि क्या स्टैंड है और कैसे न्याय मिलेगा? इन हालातों में न्याय मिल सकता है? मैं अगर कुछ कहूंगी फिर आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं। तो आप मुझे बताइए ना, इतनी छोटी सी सिंपल 4 बातें जो मैंने पूछी, विनीत जी से पूछी, इस पर न्याय मिल पाया है हम लोगों को? ये क्यों कर दिया गया? लड़की को क्यों जला दिया गया? अगर आपका प्रशासन, ठीक है मैं आऊंगा, लेकिन अब वक्त की कमी है। अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, सर आप बताएं, अब वक्त है एक उदाहरण सेट करने का। मैंने पहले भी ये जानने की कोशिश की थी, अब कानूनी तौर पे जो लचीलापन है उससे हटके ये वक्त है कि एक उदाहरण सेट किया जाए, ताकि ऐसी आपराधिक मानसिकता वाले जो लोग हैं उनके दिल दिमाग में डर पैदा हो, खौफ पैदा हो। हाँ। वो एक टाइम आउट मैनर में बहुत कम समय में इमीडिएट फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके इसका जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट लाए, और जो दोषी हैं वो दोषियों को सजा दे करके सजा को एग्जीक्यूट भी करवाए। क्योंकि हुआ क्या कि कानून हमारे देश में बहुत है कठिन, कानून है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। बिल्कुल। वो एक सीनियर क्राइम की श्रेणी में अब रख दिया गया निर्भया केस के बाद, तो उसको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करके और जो दोषी है उनको सजा दें। बिल्कुल, ताकि एक उदाहरण सेट हो। बहुत शुक्रिया अश्विनी दुबे जी, ऋचा सूद, अजय शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, विनीत शुक्ला और शिल्पी चौधरी, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप चर्चा में शामिल हुए, सवालों के जवाब दिए, लेकिन अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आना बाकी है और हमें इंतजार है उन सवालों का, चूंकि अब सीबीआई भी मामले की जांच कर रही है, कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। तो क्या बिल्कुल, तो क्या अब अदालत से मिलेगा इंसाफ? ये एक बड़ा सवाल है और सभी यही आशा कर रहे हैं, उम्मीद की एक किरण जागी है कि शायद अब अदालत से इंसाफ मिलेगा।